नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जजों की नियुक्ति पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी तकरार। 43 नामों को लौटाने पर शीर्ष अदालत ने जताई असहमति। 3 हफ्ते में पुनर्विचार के लिए केंद्र के पास भेजी सूची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटबंदी से हालात गंभीर, परेशान लोगों के लिए अदालत नहीं बंद कर सकती दरवाजे। निचली अदालतों में जारी रहेगी सुनवाई। नोटबंदी पर संसद में लगातार दूसरे दिन गतिरोध। लोकसभा में मत विभाजन के साथ चर्चा पर अड़ा विपक्ष। सरकार का बहस से भागने का आरोप। नए नोटों के अभाव से स्कूलों में बढ़ी परेशानी। यूपी के कई जिलों में मिड डे मील बंदी की कगार पर। शिक्षक संघों ने की प्रदर्शन की चेतावनी। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एकजुट हुए 200 देश। तत्काल कदम उठाने पर जताई राजनीतिक प्रतिबद्धता। विकासशील देशों को धन और तकनीक से मदद का भरोसा। और आइए देखते हैं पहली खबर। नोटबंदी पर राज्यसभा की कार्यवाही में शुक्रवार को भी लगातार गतिरोध बरकरार रहा। यहां सत्ता पक्ष ने नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद से माफी की मांग की। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। गतिरोध जारी रहने से दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने गुरुवार को नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के बयान के लिए उनसे माफी की मांग की। सरकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस काले धन के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। जो लोग दशकों से इस काले धन पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनमें बेचैनी स्वाभाविक है, लेकिन आपके अंदर ये बेचैनी है, ये अस्वीकार्य है। इसलिए ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री गुलाम नबी आजाद साहब देश से माफी मांगे। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले से लोग परेशान हैं। पार्टी ने प्रधानमंत्री से माफी के साथ चर्चा के दौरान उनकी मौजूदगी की मांग दोहराई। देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की सरकार को हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीएसपी समेत दूसरे विपक्षी दल भी बहस के दौरान प्रधानमंत्री के मौजूद रहने की मांग कर रहे हैं। वहीं जेडीयू ने सत्ता पक्ष पर कार्यवाही में अवरोध डालने का आरोप लगाया। आपका सरकार है, आपका राज है, आपकी सरकार है, ट्रेजरी बैंक के लोग हैं। अनंत कुमार जी, इनको थोड़ा सुनने दीजिए, इनको रोकिए, 2 मिनट बात सुनने दीजिए। उनको सदन में आना चाहिए और जो डिबेट चल रही है और जिन लोगों के अभी जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है तो उनकी बात को सुनना चाहिए और सुनने के बाद तो इनको सही डिसीजन लेना चाहिए। अवरोध के दौरान आसन ने कई बार सदस्यों से कार्यवाही में अवरोध नहीं डालने की अपील की। कांग्रेस मेंबर्स टू गो बैक टू योर सीट बिकॉज़ आई अलाउड आनंद शर्मा। आई वुड रिक्वेस्ट द ट्रस्टी बेंचेस टू गो बैक टू योर सीट। यू शुड कोऑपरेट विद मी। इसके बावजूद सदन में गतिरोध बना रहा और शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल सकी। भोजन अवकाश के बाद भी यही स्थिति बनी रही और कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन लोकसभा भी नहीं चल सकी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग पर अड़े रहे और सरकार ने इसे फिर से खारिज कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू हुई तो कई विपक्षी नेताओं ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस फैसले से हर तबका तकलीफ में है। विपक्ष के अवरोध के बीच स्पीकर सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की, लेकिन गतिरोध के चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर स्पीकर ने कार्यस्थगन प्रस्ताव नामंजूर करने की जानकारी दी। हालांकि विपक्ष चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग पर अड़ा रहा। कन्विंस नहीं होते तब तक हमारी ड्यूटी है आपको कन्विंस कराना, और कन्विंस करके हमको रूल 56 के तहत ये चर्चा हम चाहते हैं। आप सम्मति दीजिए, पूरा हाउस ये चाहता है।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को काले धन पर चर्चा से नहीं भागना चाहिए। I am not understanding why they are obstructing. Let them please convert the debate in 193. We are ready to discuss. अवरोध की वजह से कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल विपक्ष चाहता है कि नियम 56 के तहत चर्चा हो, जिसमें बहस के बाद मत विभाजन का प्रावधान है, लेकिन सरकार नियम 193 के तहत चर्चा कराना चाहती है और इसमें वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी से देश में हालात गंभीर हैं और कोर्ट का कहना है कि परेशान लोगों के लिए अदालतें दरवाजा बंद नहीं कर सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नोटबंदी के खिलाफ निचली अदालतों में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग को खारिज करते हुए इस पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्टे के लिए केंद्र को ट्रांसफर पिटीशन दायर करने का विकल्प दे दिया है। इससे पहले कोर्ट ने लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। लोगों को हो रही परेशानियों पर कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। कोर्ट का कहना है कि रोज लिए जा रहे नए फैसलों से जाहिर है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की थी। बैंकों में नोट बदलने पर स्याही के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने भी वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। आयोग का कहना है कि 19 नवंबर को कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को समस्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री मोहन गोस्वामी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, 9 दिन और उसके बाद जिस तरीके के हालात हैं, कतारें कम नहीं हो रही, दूर दराज के इलाकों में हालात पहले से ज़्यादा मैं कहूँ कि गंभीर हैं। क्यों ये स्थिति कंट्रोल में आती नज़र नहीं आ रही जिसका दावा सरकार कर रही है? देखिए, डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ कोई नहीं है। 1-2 दलों के, छोटे दलों को छोड़ के बाकी सब इससे सहमत है। नाराज़गी इस वजह से है कि आपने तैयारी बराबर नहीं की। अगर आप 80% करेंसी सिस्टम से बाहर निकालेंगे, इसके माने आप एक किसी शख्स के शरीर से सारा खून उतार दिए और 15% खून छोड़ दिया अंदर, तो उसकी तैयारी पहले से करनी थी। नए खून की तैयारी, बोतलों की तैयारी, देने की तैयारी सब करके ये आप इस काम पे निकलते थे बाहर। तो इनके पास आज क्या है, जो 500 और 1000 रुपये नोट निकाल दिए, दूसरे नए नोट तैयार नहीं है। जिस प्रिंटिंग कैपेसिटी जो है सिक्योरिटी प्रोसेस के, उनके हिसाब देखते रहेंगे तो इसको कम से कम 6-7 महीने लगेंगे ये नोटों को छापने के लिए। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं 50 दिन में ठीक हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। और जो 100 रुपये की नोट चाहिए अभी, क्योंकि दूसरे करेंसी नहीं है, 50 रुपये के नोट वो तो है ही नहीं मार्केट में, तो वो भी तैयार नहीं किए। आप पहले से तैयार करके बैंकों में भेज दिए और ये एकदम सडन जो डिमोनेटाइजेशन करके अब कल से हम नहीं लेंगे पैसा, ये करने की क्या जरूरत है? अगर दिसंबर 30 तक डेट है तो कहते थे कि भाई दिसंबर 30 तक आप नोट एक्सचेंज कर लीजिए। और जिस तरह अब कह रहे हैं कि आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर दे दीजिए और दरखास्त के साथ आप नोटों दे दीजिए और हमको पता चलेगा कि कौन कितना बदला। तो आप कहें कि वही पैन नंबर अगर आप पहले से अनिवार्य कर देते हैं और ट्रांजेक्शन होता रहता है 30 तक, तो हालात बिल्कुल 23 दिसंबर तक चलते रहो, जब तक आप नए नोट छापो, छोटे नोट छापो, सब तैयार करते। तो इतनी दर्द जो है इकोनॉमी पे नहीं होता था। आज क्या है, जो डेली वेज अर्नर है, जो कामगार है, कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो छोटे छोटे उद्योगों में लगा हुआ है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे। जो सब्जी का दुकान है वो सब्जी सड़ रहा है क्योंकि पैसे नहीं है लोगों के पास खरीदने के लिए। और वो क्या कर रहा है, वो किसान को जो पैसा देना है वो क्रेडिट पे लाता है, वो पैसा नहीं दे सकता, तो किसान और देने को तैयार नहीं है, तो वो भी सड़ रहा है। तो जो चेन थी वो पूरी ब्रेक हो, पूरी कंप्लीट चेन ब्रेक हो गई। तो क्या सब लोग जाके स्पेंसर्स में जाके खरीद सकते हैं क्या क्रेडिट कार्ड पे? तो सब्जी वाला ज़्यादातर अब कैश पे चलता है, वो कैश पे लाता है, कैश पे। तो ये सारा आपने रोक दिया। जो 35 या 40% इकोनॉमी जो है कैश पे चलता है, वो कैश इकोनॉमी बिल्कुल बंद कर दिया। जो ये अमीरों के पीछे जो नोट रखे हैं उनके पीछे जाने के बजाय एक आम आदमी पे बोझ लग रहा है। और हर एक आदमी जो बैंक एवरेज डिस्टेंस जो होता है बैंक या एटीएम, गांव से एटीएम तक और या छोटी ब्रांच तक 10-12 किलोमीटर होता है।
तो छोटे किसान के पास हर वक्त कुछ नोट पड़ा रहता है। 500 रुपए के 3-4 होंगे या 1000 रुपए का 2-3 होंगे, ये पड़ा रहता है छोटे छोटे ग्रामों में, छोटे छोटे लोग। बचत एक, मैं कहूँ कि संस्कार, एक परंपरा रही है, रखते हैं घर, कुछ हो गया तो किया, तो वो अब बेकार हो। तो आप जाइए 15 किलोमीटर और फिर कतार में खड़े रहिए 2 दिन 3 दिन, क्योंकि शहरों में तो गड़बड़ हो रहा है, टीवी क्रूज आप लोग भाग रहे हैं, तो उसके डर के तो सप्लाई कर रहे हैं, गांव में तो कुछ है ही नहीं। तो जो सरकार हर रोज कुछ नए रियायती कदम जिसका ऐलान कर रही है, वो कितने, मैं कहूँ कि इम्पैक्ट है उनका दिखता जो है? कहते हैं ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ टच विद रियलिटी है, क्योंकि अभी ये पहले सोचना चाहिए था आपको। हर रोज को नया चेंज इन पॉलिसी अनाउंस करते जा रहे हैं, ये कब तक करेंगे? इसके माने आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। और जो ये मनी रेगुलेशन ट्रांजैक्शंस की जो डिसीजन, निर्णय जो है, आरबीआई को बताना चाहिए। आरबीआई तो उस पिक्चर में, तस्वीर में है ही नहीं। अब फाइनेंस सेक्रेटरी, इकोनॉमिक सेक्रेटरी, जिसको करेंसी से कोई वास्ता नहीं, बैंकों से कोई वास्ता नहीं, वो रोज बोलते जा रहे हैं। और वो परसों का है कि रंग निकल जाएगा 2000 रुपये नोट से, आज स्पष्टीकरण मिल रहा है कि वो नहीं निकलता है रंग। तो इसके माने ये लोग कुछ जानते नहीं, कुछ तैयार नहीं किए, सोचे भी नहीं, एकदम फैसला कर दिए कि ये एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। इसलिए अब उस सर्जिकल स्ट्राइक में जो पहला हुआ था, आधा किलोमीटर अंदर गए और 10-12 लोगों को मार दिया। यहाँ पर सर एक मैं चाहूँगा, एक क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से क्या अब विकल्प हैं सरकार के सामने जिस पर आगे बढ़ने की? अभी भी ये कह सकते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, दिसंबर 30 तक या जनवरी 15 तक आप अपने पुराने नोट बदल लीजिए, बैंक में जाके जमा कर दीजिए और हमें डिटेल दे दीजिए, वो रिकॉर्ड में रहेगा। तो अगर मेरी आमदनी नहीं है नोटों जो जमा करता हूँ उसकी तुलना में, तो आपको पता चलेगा डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है, कहीं और से आया पैसा, सवाल पूछ सकते हैं आप। कुछ ज़्यादा नोट 2 करोड़ जमा करने गया है तो ले लीजिए और बताइए, बाद में पूछिए कि कहाँ से लाया पैसा, टैक्स लगाइए, उस पर पेनल्टी लगाइए और नॉन डिक्लेरेशन, लेकिन उससे ब्लैक वाइट होने का खतरा नहीं है? तो ब्लैक और वाइट तो हो ही रहा है आज, वैसे भी हो रहा है। आज देखिए गुजरात में रिपोर्ट आ रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 लाख रुपए वो नए नोटों में लगे। तो ब्लैक और वाइट में रंग नहीं होता नोट, उसके माने उस पर टैक्स पे नहीं किया गया। चलिए देखते हैं सर कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है और ये जो आम आदमी की बड़ी समस्या हो चली, इसको कैसे रोक पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नोटबंदी के खिलाफ आज कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना किसी तैयारी के नोटबंदी का उसने फैसला लिया। ऐसे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, इसीलिए इसे वापस लिया जाए। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। टीएमसी नेताओं ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग कर रही है। 72 आवर्स हम लोग इंतजार करेंगे, इसका बाद अनाउंसमेंट में नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए। हम अभी जाने का पहले एक सुझाव देके जाती हूँ। आप जो डिमोनेटाइजेशन किया है, मेरे का साथ कोई ईगो का लड़ाई नहीं है, मैं खाली चाहती हूँ कि ये आम जनता को फैसला हो। दिल्ली में यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया। संसद का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए पैसा नहीं है, पूरा देश कतार में खड़ा हुआ है और मैं समझता हूं कि इस फैसले को जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना चाहिए। पूरे डिमोनेटाइजेशन में एक जांच होनी चाहिए जेपीसी की, क्योंकि ये एक सिलेक्टिव लीक करा गया है। सरकार का एक बड़ा घोटाला है जहां इनके दोस्तों को ऐसा लगता है कि पता था। केरल के सांसदों ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। उधर तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और मंत्रियों ने तिरुवनंतपुरम में मार्च निकालकर आरबीआई के ऑफिस के सामने धरना किया। उनका आरोप है कि नोटबंदी से राज्य में सहकारी क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा और इसका खामियाजा किसानों और छोटे कारोबारियों को भुगतना पड़ेगा। We also have a cooperative system which is going to be very badly affected, so they are willing to come forward and they are joining in these protest actions to help the people. Whether it's losses to the state governments because of this move, that should be compensated by the center.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बिना तैयारी के नोटबंदी से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा में गुरुवार को दिए बयान के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। हरिओम राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का असर स्कूलों में मिड डे मील योजना पर भी दिख रहा है। नकदी की कमी से शिक्षक बच्चों को भोजन देने की हालत में नहीं है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शिक्षकों को योजना के लिए अब लंबे वक्त से पैसा नहीं मिला है। फर्रुखाबाद जिले के बाबरपुर गांव के इस स्कूल में शुक्रवार को बच्चों के लिए खाना नहीं बना। चूल्हा बंद है और रसोइये खाली बैठे हैं। अध्यापकों का कहना है कि उन्हें 7 महीने से मिड डे मील का पैसा नहीं मिला है। नोटबंदी के बाद ये मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पैसे के ऊपर है, जब पैसा हो जाएगा तो बनेगा खाना। अभी हम पैसे ही मिल रहा है तो खाना कैसे? नोटबंदी के बाद नोटबंदी की है समस्या। अब तक तो बंदी चला आ रहा था, लेकिन आया नहीं, मजबूरी में चल गया। ये कहानी फर्रुखाबाद के तकरीबन सभी प्राथमिक स्कूलों की है। शिक्षक संघ पहले ही आंदोलन की चेतावनी दे चुका है। संगठन के आह्वान पर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था 1 दिवसीय। तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अगर हमारी कन्वर्जन कास्ट नहीं आती है, नहीं मिलती है, तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। अधिकारियों का कहना है कि नोटबंदी के बाद मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा है। जिस तरह से नोटबंदी आई है तो अब ऐसे में तो पूरा का पूरा आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा समाज ही उससे प्रभावित है। तो आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर टीचर जहाँ विद्यालयों में 200-200 400-400 बच्चे हैं, कैसे चलाना संभव हो? स्कूलों में मिड डे मील बनवाने की जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक की होती है। उन्हें सारा सामान जुटाना होता है। उन्हें अपनी जेब से नकद भुगतान करना होता है, जो बाद में कन्वर्जन कॉस्ट के रूप में उन्हें मिलता है। नोटबंदी के ऐलान होने के बाद आम लोगों के अलावा मिड डे मील योजना के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। जल्द ही अगर इसके लिए भरपूर इंतजाम नहीं किए गए तो मिड डे मील बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, बाबरपुर गांव, फर्रुखाबाद। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता अलग अलग राज्यों में जो यात्राएं कर रहे हैं वो हमारे साथ जोड़ रहे हैं। प्रणव हमारे साथ हैं और साथ ही अखिलेश सुमन है। प्रणव, आपने एक लंबा सफर तय किया है पिछले 24 घंटे में। कल भी आपसे बात हुई थी। आज जिन इलाकों में आप गए, सरकार के हर रोज कुछ नए कदम आ रहे हैं किसानों के लिए, शादी वाले घरों के लिए, कितना उनका इम्पैक्ट दिख रहा है? और एक जो बात सामने आ रही है कि ग्रामीण इलाकों में तो एटीएम में पैसा ही नहीं पहुंच रहा, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? जी देखिए, जब से ये नोटबंदी का फैसला लागू हुआ है उसके बाद से परेशानियां तो ज़रूर है, ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। इसलिए क्योंकि बैंकों की शाखाओं में या एटीएम में पैसा होने की बात तो बात की कल्पना, उससे पहले जो हमने देखा कि एटीएम ही नहीं है और उसके अलावा बैंक की शाखाएं भी नहीं है। तो मीलों चलकर जो गांव के लोग हैं, दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र हैं, जो उड़ीसा के जिन गांवों में हमने जाकर देखा, वहां से लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, क्योंकि उनके पास यातायात के साधन भी अच्छे नहीं है कि वहाँ से वो गांव से किस तरह से शहरों को जोड़ने के लिए जो सड़कें हैं या फिर जो साधन है वो भी नहीं है। तो इस वजह से वो एक संघर्ष ज़रूर है उनका। और साथ ही साथ जो उसके बाद यहाँ पर आकर जो नया संघर्ष है वो ये है कि जो कस्बाई इलाकों में जहाँ पर एटीएम और बैंक है वहाँ पर कतारों में खड़े होना और घंटों खड़े होना, और उसके बाद अपने जो करेंसी है उसको बदलवाने के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ा। इस तरह की दिक्कतें ज़रूर है। लेकिन एक जो चीज़ हमने लोगों से बात की और उससे जो निकल के आई कि यहाँ पर लोग परेशान भी हैं और साथ में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि इस जो नोटबंदी का जो फैसला है इसका स्वागत भी कर रहे हैं। हालांकि जहाँ तक दिक्कतों की बात है, दिक्कतों का कोई अंत नहीं है और ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में भी बहुत आसान होगा नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों के रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जो कैश का इंतज़ाम है या फिर अपने ही पैसे को जमा करना या फिर उसकी निकासी, ये सारी दिक्कतें ज़रूर है। कुछ लोग फैसले के समर्थन में है परेशानियों के बाद भी। जी प्रणव, बिल्कुल। और बहुत अहम है कि परेशान ज़रूर हैं लोग, लंबी कतारें भी हैं, लेकिन फिलहाल वो सपोर्ट करते दिख रहे हैं सरकार के इस कदम का। हालांकि जिस तरह से ये अंतराल बढ़ता जा रहा है उससे उनका धैर्य कम होता जा रहा है। अखिलेश जी, आपने जिन इलाकों का दौरा किया है वहां पर किस तरह की तस्वीर है और
खबरें ये भी आ रही हैं कि ग्रामीण अंचल में या फिर कुछ कस्बों में लोग अपने तरीके से इस समस्या का कुछ हल ढूंढते नजर आ रहे हैं। आपस में बार्टर सिस्टम कहीं पर यूज भी हो रहा है। निश्चित तौर पे ग्रामीण लोग जो होते हैं बहुत ही चतुर और समझदार लोग होते हैं। उनके अंदर यह क्षमता होती है कि वे मुसीबतों का सामना कर पाएं, तो इसलिए शादी ब्याह के समय भी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, दुकानदार उधार दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह मत निकालें कि लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है। देखिए, जो बेरोजगार है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनके सामने प्रधानमंत्री का यह कदम ब्लैक मनी के नाम पे जो हुआ है, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जिनके पास थोड़ा भी जो रोजगार है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उसके सामने मुसीबत है कि उसको एक दिन की रोजी रोटी के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। कोई 500 का नोट पकड़ा रहा है तो वो क्या करे उस 500 के नोट का। तो गरीब मजदूरों के सामने समस्या है। जो व्यापारी है वो कुछ खुलकर नहीं बोलते, लेकिन उनके सामने समस्या है कि दुकानें खुली हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। वो ग्राहक अगर बड़े नोट लेके आए तो उसका वे क्या करें। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है राजस्थान में, उसका गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा है। बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा हो रहा है कि इस तरह के कदम जो ब्लैक मार्केटियर हैं, जिन्होंने ब्लैक मनी जमा किया है, उनका किसी न किसी तरीके से काम चल रहा है। आप जाएंगे, लोग बोलेंगे कि गाड़ियां आती हैं, रात में पता नहीं नोट कहां गायब हो जाते हैं, और लोग दिन भर बैंकों में लाइन में लगे रहते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। तो गुस्सा बैंकों के खिलाफ भी बढ़ रहा है, गुस्सा सरकार के खिलाफ भी बढ़ रहा है, और गुस्सा भाजपा के खिलाफ भी बढ़ रहा है। कुछ मुझे ऐसे भी लोग मिले जो बीजेपी के समर्थन थे, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, वो कह रहे हैं कि अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं कांग्रेस को भी वोट नहीं दूंगा, मैं नोटा में चला जाऊंगा। तो इस तरह का एक राजनीतिक माहौल अंदर अंदर आप गहराई से देखेंगे तो बन रहा है। चलिए अखिलेश, शुक्रिया आपका, और प्रणव बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत सामने रखने के लिए। नोटबंदी का असर रुपए की कीमत और शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत करीब 9 महीने के निचले स्तर पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 31 पैसे टूटकर 68 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के कारोबार में डॉलर की मजबूती से रुपया 36 पैसे तक उसमें गिरावट आई। बेकवाली और डॉलर इंडेक्स में मजबूती से रुपये पर आगे भी दबाव बरकरार रहने की आशंका है। उधर शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 70 अंक टूटकर 26,150 पर बंद हुआ। ये 6 महीने का निचला स्तर है। तो निफ्टी 8,074 पर बंद हुआ। हाईकोर्ट में नए जजों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद जारी हैं। कोर्ट ने उन सभी 43 लोगों को जज के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है जिन पर असहमति जताते हुए सरकार ने कॉलेजियम को वापस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाईकोर्ट के नए जजों की नियुक्ति के लिए 43 नामों पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इन्हें 3 हफ्ते में नियुक्ति दे। केंद्र सरकार ने नए जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए 43 नामों की सूची को वापस कॉलेजियम को भेज दिया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल एक बनाया था, एक्ट बनाया था इन्होंने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आज की डेट में जो जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, वो 5 जजेस जो कॉलेजियम के हैं वही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ अगर उन्होंने वापस भेज दिया है तो इसका मतलब वही नाम रहेंगे, उन्हीं का अपॉइंटमेंट होगा। पिछली सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नए जजों की नियुक्ति की कोई फाइल उसके पास लंबित नहीं है। 77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं और 43 जजों के नामों की सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कॉलेजियम को भेजा गया है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए करीब 200 देशों ने राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर की है। मराकेश सम्मेलन के इन देशों ने तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही विकासशील देशों को धन और तकनीक से मदद का भी भरोसा दिया है। करीब 200 देशों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर की है। मोरक्को के माराकेश शहर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पूर्ण सत्र में घोषणा पत्र पर सभी पक्षों ने सहमति जताई। इसमें 196 देश और यूरोपीय यूनियन समूह शामिल हैं। इसमें कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने पर तत्काल कार्रवाई करना सबकी जिम्मेदारी है। We call for urgently raising ambition and strengthening cooperation amongst ourselves to close the gap between current emissions trajectories and the pathway needed to meet the long-term temperature goals of the Paris Agreement.
सम्मेलन में सभी देशों ने माना कि धरती बहुत तेजी से गर्म हो रही है, जिससे हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सभी पक्षों ने 2020 तक क्लाइमेट फंड में दी जाने वाली $100 अरब जुटाने के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई। The Marrakesh Conference marks an important inflection point in our commitment to bring together the whole international community to tackle one of the greatest challenges of our time. As we now turn towards implementation and action, we reiterate our resolve to inspire solidarity, hope and opportunity for current and future. सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद के अभाव को सबसे बड़ी चिंता बताया था। भारत चाहता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी समर्थन मुहैया कराएं। सम्मेलन के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में मदद करने की जरूरत का भी जिक्र किया गया है। सभी देशों ने पेरिस समझौते को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।